हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 8 के पाठ 9 को, लेसन 9, जिसका नाम है हमारा किशोरावस्था। ठीक है, जिसका नाम है किशोरावस्था। तो देखेंगे कि किशोरावस्था में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, पाठ का सार कह रहा है कि किशोरावस्था का अर्थ हम पढ़ेंगे। किशोरावस्था के दौरान जो शारीरिक विकास होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था में बदलते संबंध और किशोरावस्था के दौरान सामान्य जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, इस लेसन को पढ़ने के बाद हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कर पाएंगे और किशोरावस्था के दौरान साथियों और माता पिता के साथ संबंधों के बदलते स्वरूप का वर्णन कर सकेंगे। सामान्य किशोर समस्याएं और उनके रोकथाम संबंधी उपाय जो है उनको सूचीबद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो केस स्टडी है, इसमें देखिए आयुष और यामिनी मित्र हैं जो अभी 15 साल के भी नहीं हुए हैं। वे खेल और साहसिक गतिविधियों में बहुत अच्छे हैं। वे नई चीज़ों को आजमाने के इच्छुक हैं। उन्होंने हाल ही में टेलीविज़न पर एक विज्ञापन देखा जिसमें एक लड़के को मोटर बाइक पर ऊंची छलांग लगाते दिखाया गया था। दोनों यह देखकर रोमांचित हो गए और उन्होंने ऐसा ही करने का फैसला कर लिया। तो सौभाग्य से उनके एक पड़ोसी ने उनकी योजना सुन ली और जबरदस्ती से उन्हें रोक दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है। तो डियर स्टूडेंट, उपरोक्त जो हमने केस स्टडी पढ़ी है तो उससे हमें इस आयु में मित्रता और जीवन में जोखिमपूर्ण साहसिक प्रयोग करने की उत्तेजना की झलक मिलती है। तो आइए इस बदलते स्वरूप और जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण पर चर्चा करते हैं। तो आगे है हमारा किशोरावस्था का अर्थ। तो देखिए किशोरावस्था का अर्थ क्या है। डियर स्टूडेंट, किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन की रोमांचक अवस्था है। यह अवस्था बचपन तथा वयस्कता के मध्य की अवस्था है जिसमें तेजी से शारीरिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक और भावात्मक परिपक्वता और नई यौन रुचियां शामिल है। इस अवस्था में किशोर अपनी पहचान बनाते हैं। यह तूफान और तनाव की अवस्था होती है। ठीक है, तूफान और तनाव की जो अवस्था है वो किशोरा अवस्था को ही माना गया है। अब आगे देखिए आगे क्या कहा गया है। आगे है कि यौन आरंभ वयः संधि यौन परिपक्व की अवधि है। वयः संधि यानी प्यूबर्टी का समय किशोर एवं किशोरियों में भिन्न होता है। किशोरियां किशोरों की तुलना में पहले परिपक्व होती हैं और किशोरियों में वयः संधि की अवधि प्रायः 10 से 14 वर्ष और किशोरों में 12 से 16 वर्ष होती है। ठीक है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो है पहले परिपक्व हो जाती हैं। लड़कियां जो हैं वो 10 से 14 वर्ष के उम्र में परिपक्व होती हैं और लड़के जो हैं वो 12 से 16 वर्ष की उम्र में परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किशोरा अवस्था की विशेषताएं क्या है। तो डियर स्टूडेंट, अपने परिवेश को जानने और समझने की कोशिश करना, अपने निर्णय स्वयं लेने की इच्छा रखना, कई जटिल भावनाओं को पहचानने, समझने और व्यक्त करने में सक्षम होना, सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेम, स्नेह आदि तथा तीव्र नकारात्मक भावनाएं जैसे ईर्ष्या, घृणा आदि प्रदर्शित करना, अस्थिर चित्तता और भावनात्मक विस्फोट का अनुभव या प्रदर्शन करना, ये किशोरा अवस्था की विशेषताएं हैं। ये अक्सर किशोरा अवस्था से जो गुजर रहे होते हैं लोग उनमें देखने को मिलता है। अब मूल संदेश में कह रहा है कि अस्थिर चित्तता क्या होता है। ठीक है, मॉर्डिनेस क्या होता है। तो किशोर इस अवस्था में अस्थिर भावनाओं का अनुभव करते हैं और आसानी से क्रोधित या दुखी भी हो जाते हैं। आगे है भावनात्मक विस्फोट यानी इमोशनल आउटबर्स्ट क्या होता है। तो किशोर जब विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने में असक्षम महसूस करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तब वह अत्यधिक गुस्सा, निराशा, दुख, भय, घबराहट आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करते हैं।
ठीक है, तो यही हमारा किशोरावस्था है। अब आगे देखेंगे किशोरावस्था के दौरान शारीरिक विकास क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, किशोरावस्था के दौरान तेजी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनमें ऊंचाई में वृद्धि, प्रजनन अंगों की परिपक्वता, माध्यमिक यौन लक्षणों का विकास, मांसपेशियों की ताकत में वृद्धि और शरीर के वजन का पुनर्वितरण शामिल है। ठीक है, आगे है कि यौवन की अवधि के दौरान किशोर वयस्क बनने की दिशा की ओर बढ़ते हैं। इस अवस्था में किशोरों में प्राथमिक तथा माध्यमिक यौन लक्षणों का विकास भी प्रारंभ होने लगता है। ठीक है, हो जाता है। अब आगे देखेंगे, आगे है हमारा किशोरा अवस्था के दौरान शारीरिक परिपक्वता क्या क्या है। तो देखिए, यौनारंभ क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यौनारंभ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो ऊंचाई, आपकी लंबाई बढ़ जाती है, ऊंचाई में परिवर्तन होता है जिसमें आपकी लंबाई बढ़ेगी। चेहरा को देखिए तो आपको मुहासे निकल सकते हैं। आवाज़ देखिए तो आपकी आवाज़ गहरी और भारी होने लगती है। पसीना आपको अधिक आने लगता है। ठीक है, ये लड़कों की बात हो रही है। अब आगे देखिए, आगे है कि गुप्तांग, आपका लिंग और अंडकोश बड़ा हो जाता है। बाल के बारे में है कि आपके चेहरे, बाजू, पैर, छाती, बगल और पैरों के बीच बाल बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये लड़कों के लिए था। अब आगे देखिए, लड़कियों के लिए क्या क्या होता है। तो लड़कियों के चेहरे की बात करें तो आपको कील मुहासे निकल सकते हैं। यौन आरंभ होने के ये परिवर्तन है। ठीक है, जब यौन आरंभ होता है तो लड़कियों में भी चेहरे पे कील मुहासे निकल आते हैं, लंबाई भी बढ़ जाती है, पसीना भी अधिक आता है, स्तन, आपके स्तनों का विकास होता है। बाल की बात करें तो आपके चेहरे, बाजू, पैर, छाती, बगल, गुप्त अंग और पैरों के बीच बाल बढ़ते हैं। माहवारी है तो आपको मासिक धर्म यानी माहवारी शुरू हो जाती है। तो ये लड़कियों के लिए था। अब आगे कह रहा है कि प्राथमिक यौन लक्षणों में प्रजनन अंगों का विकास, जिनमें किशोरियों में अंडाशय, गर्भाशय, योनि एवं माहवारी होना सम्मिलित है, और किशोरों में जो है यानी लड़कों में लिंग, वृषणकोश, वृषण का विकास एवं स्पेर्म मार्ग के शामिल है। ठीक है, माध्यमिक यौन लक्षण देखिए, ये प्राथमिक यौन लक्षण है। अब माध्यमिक यौन लक्षण देखिए तो माध्यमिक यौन लक्षणों में बाह्य शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं। किशोरों में स्तनों का विकास होने लगता है, उनके नितंब चौड़े हो जाते हैं और शरीर अधिक सुडौल हो जाता है। किशोरियों के बगल में तथा गुप्त अंगों में बाल उगने हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किशोरों के चेहरे, छाती, पीठ, बगल तथा गुप्त अंगों में बाल उगने शुरू हो जाते हैं। किशोरों की आवाज़ में भारीपन तथा चेहरे की दाढ़ी और मूंछ आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे माध्यमिक यौन लक्षण होते हैं। अब आगे देखिए, ये महिला का है। ठीक है, माहवारी यानी मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है। तो महिलाओं के गर्भाशय की परत का मासिक स्राव मासिक धर्म कहलाता है। ठीक है, मासिक धर्म चक्र आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक रहता है। इस दौरान गर्भाशय से रक्त और उत्तक गर्भाशय, ग्रीवा और योनि के माध्यम से शरीर के बाहर बहते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए, ये अंडवाहिनी है, इसे और इसे, ये दोनों अंडवाहिनी है। ये अंडाशय है, ये अंडाशय है दोनों साइड, और ये गर्भाशय है आपका, और ये धुंधला हो गया है, ये योनि है। ठीक है, ये योनि है। तो आपने इस फिगर से समझ चुके होंगे। अंडवाहिनी 2 होती हैं, अंडाशय 2 होते हैं, गर्भाशय एक ही होता है और योनि एक ही होती है। ठीक है, तो ये महिला के बारे में था। अब पुरुष के बारे में देखिए, पुरुष में है स्पर्मार्क क्या होता है। तो पुरुषों में वीर्य का पहला स्खलन तथा वह द्रव्य जो शुक्राणु युक्त होता है वही हमारा क्या होता है, स्पर्म कहते हैं, जिसे स्पर्मार्क्स कहलाता है। वीर्य उत्पादन के लिए प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमिनल वेसिकल एक साथ उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है हमारा नॉन बाइनरी जेंडर। ठीक है,
नॉन बाइनरी जेंडर क्या होते हैं, तो अधिकांश लोग ट्रांसजेंडर सहित या तो पुरुष होते हैं या महिला होते हैं। ठीक है, उनकी नॉन बाइनरी जेंडर की बात हो रही है कि या तो वो पुरुष होंगे या महिला होगी जो ट्रांसजेंडर होते हैं, परंतु कुछ लोग पुरुष या महिला की श्रेणी में पूरी तरह से सम्मिलित ही नहीं होते। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो वो न तो पूर्ण रूप से पुरुष होंगे और न ही महिला होंगे, दोनों के लक्षण दिखाई देंगे, समझ में नहीं आएगा कि ये पुरुष है या महिला है। तो कुछ मनुष्य स्त्री व पुरुष दोनों के गुणों के साथ जन्म लेते हैं, वे न तो पुरुष और न तो स्त्री ही होते हैं। इस अवस्था के साथ जन्म लिए हुए मनुष्यों को नॉन बाइनरी की श्रेणी में रखा जाता है। ट्रांसजेंडर ऐसे मनुष्य जिनकी लैंगिक पहचान जन्म के समय के लिंग से भिन्न होती है, ठीक है, वही ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से पुरुष है, परंतु वह अपने आप को एक महिला के रूप में देखता है, समझता है और पहचानता है, तो वही हमारा ट्रांसजेंडर कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे दिया है कि जैसे कि उपरोक्त तालिका के बारे में दिया है को चिन्हित करते समय आपने महसूस किया होगा कि कुछ परिवर्तन सभी के लिए सामान्य है, जबकि कुछ परिवर्तन विशिष्ट रूप से कुछ किशोरों में पाए जाते हैं। यह परिवर्तन आपके लिंग, आनुवंशिकता, बाह्य वातावरण, पौष्टिक मान, हार्मोन के स्तर और शारीरिक व्यायाम से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा हमारा केस स्टडी है। कह रहा है कि निशा और साहिबा बचपन से घनिष्ठ मित्र हैं, परंतु निशा के 11वें जन्मदिन के उपरांत दोनों मित्रों के संबंधों में परिवर्तन आ गए। निशा ने यौन काल में प्रवेश कर लिया, जिसके कारणवश उसकी वृद्धि में स्फुरण और स्तनों का विकास शुरू हो गया था। निशा को माहवारी भी शुरू हो गई है, जबकि साहिबा अभी भी अपने बाल्यकाल में है। तो निशा की रुचि अपनी पक्की सहेली साहिबा में ना होकर बड़ी उम्र के लड़के और लड़कियों में होने लगी। अब निशा साहिबा के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताती है। ठीक है, तो शीघ्र तथा उत्तर परिपक्वता देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में यौन आरंभ का समय भिन्न हो सकता है और यह उनके मनोवैज्ञानिक सामंजस्य को प्रभावित कर सकता है। शीघ्र तथा उत्तर परिपक्व होने वाले किशोर किशोरियों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो पाई जाती हैं। तो देखिए, जो जल्दी परिपक्व किशोरी होती है, यानी मेंस्ट्रुएशन वगैरह जल्दी जिन लड़कियों में आता है और जिनका बाद में आता है, तो इन दोनों के बारे में कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो शीघ्र परिपक्व किशोरियां होती हैं तो आत्मविश्वास की कमी, चिंतित, संकोची, व्यग्रता, अत्यधिक आत्म चेतना उनके अंदर होती है। ठीक है, और जो बाद में परिपक्व होती हैं किशोरियाँ, वो मिलनसार होती हैं, बहिर्मुखी होती हैं, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र स्वभाव की होती हैं। ये विशेषताएं देखने को मिलती है। फिर नीचे है कि जो शीघ्र परिपक्व किशोरी है तो आत्मविश्वासी, स्वतंत्र, शांत और शारीरिक रूप से आकर्षक हो जाती है। और उत्तर परिपक्व ये किशोर है। ठीक है, ये किशोर है। अगर जो लड़का जल्दी परिपक्व होता है तो वो आत्मविश्वासी हो जाता है, स्वतंत्र, शांत और शारीरिक रूप से आकर्षक हो जाता है। और उत्तर परिपक्व किशोर जो होता है, यानी जो बच्चे जो बॉय होते हैं वो बाद में परिपक्व होते हैं, तो वो चिंतित, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करने वाला, अत्यधिक बातूनी वगैरह ये देखा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, किशोरावस्था से संबंधित कुछ मिथक यानी कुछ गलत अवधारणाएं और तथ्य हैं। तो देखिए क्या क्या है, ये मिथक है। अब नीचे देखेंगे, कह रहा है कि मिथक, माहवारी के समय लड़की को रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे गलत अवधारणाएं हैं लोगों की। तो तथ्य देखिए, तथ्य में क्या कह रहा है, यह एक गलत धारणा है कि माहवारी के समय निकलने वाला रक्त गंदा होता है और जिस महिला को माहवारी हो रही है वो भोजन को दूषित कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें गलत होती हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है कि मिथक आदमी कहलाने के लिए लड़कों को दाढ़ी होना आवश्यक है। तो तथ्य इसका देखिए क्या है, यह एक गलत धारणा है कि आदमी कहलाने के लिए सभी लड़कों के दाढ़ी होना आवश्यक है। हमारे हार्मोन इस बात
को निर्धारित करते हैं कि शरीर या चेहरे पर बालों की वृद्धि कैसी होगी। कुछ पुरुष घने बालों वाले होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ जो लड़के होते हैं उनके घने बाल होते हैं और कुछ के नहीं होते हैं। तो ये बात कहना गलत होगा कि आदमी कहलाने के लिए उनके चेहरे पे दाढ़ी का होना जरूरी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखिए, आगे है कि मिथक सभी लड़कियों में माहवारी शुरू होने का समय एक सा होता है। तो देखिए तथ्य में क्या है कि लड़कियों में माहवारी आरंभ होने की आयु 9 से 16 वर्ष के बीच होती है और 45 से 55 वर्ष में माहवारी रुक जाती है। किशोरियों में माहवारी की शुरुआत अलग अलग समय हो सकती है, परंतु यदि 16 वर्ष की आयु में किसी किशोरी की माहवारी न हो तो चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। ज़्यादा लेट हो तो भी उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। आगे है मिथक कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए महिला उत्तरदायी होती है। तो तथ्य देखिए, बच्चे की लिंग का निर्धारण प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। पिता के शुक्राणु ये अवश्य निश्चित करते हैं कि बच्चे का लिंग क्या हो सकता है, परंतु बच्चा लड़का होगा या लड़की इसका चुनाव वह नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि महिला के अंदर एक्स ही होता है और पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं। तो जब Y जाकर X से मिलेगा तभी लड़के होंगे, अगर X से X जाकर मिल रहा है तो लड़की ही होगी, ठीक है। तो ये लिंग निर्धारण महिला के बस की नहीं है कि महिला ही बच्ची या बच्चे को जन्म दे रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, मिथक है कि ट्रांसजेंडर लोग अपनी लैंगिक पहचान को लेकर असमंजस में रहते हैं। तो तथ्य है कि विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रांसजेंडर मनुष्यों की लैंगिक पहचान के लिए आनुवंशिक एवं वातावरण, प्रसव पूर्व हार्मोन स्तर आदि उत्तरदायी हो सकते हैं। आगे है कि मिथक माहवारी शुरू होने पर एक लड़की मां बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो तथ्य में देखेंगे कि माहवारी होने के पश्चात किशोरी प्रजनन तो कर सकती है, परंतु वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से तैयार नहीं होती है। किशोरी का शरीर किसी बच्चे के जन्म का वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। वह बच्चे के पालन पोषण के लिए भी पूरी तरह से तैयार नहीं होती है। यदि लड़की कम उम्र में मां बनती है तो यह स्थिति बच्चे और मां दोनों के लिए सेहतमंद नहीं होता है। जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरा हो सकता है। अब आगे देखेंगे, आगे है किशोरावस्था में बदलते संबंध के बारे में। तो दिया है कि माता पिता के साथ बदलते संबंध। आगे है कि भारतीय परिवेश में जब किशोर यौवन प्राप्त करते हैं तो उन्हें कई बार अपने माता पिता की अपेक्षाओं और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों पर अपनी पसंद के कपड़े पहनने, दोस्तों के साथ घूमने, व्यवसाय चुनने आदि पर प्रतिबंध हो सकते हैं। लड़कों को इन मामलों में ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, परंतु उनसे भी यह आशा की जाती है कि वे बड़े होकर अपने परिवार की देखरेख और जिम्मेदारियां उचित ढंग से निभा सकें। वहीं ट्रांसजेंडर किशोरों को अधिकतर अपने परिवार की अस्वीकृति और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। अब आगे देखिए, आगे है कि इस बात की संभावना है कि किशोरों को अपने माता पिता से अपने व्यवहार को लेकर, शिक्षा के चुनाव को लेकर एवं अंतर व्यक्तिगत संबंधों के मामलों में असहमति का अनुभव हो। किशोर इस समय स्वतंत्रता पाने की इच्छा रखते हैं, जबकि माता पिता अक्सर किशोरों को स्वतंत्र देने में झिझकते हैं, स्वतंत्रता नहीं देते हैं। हालांकि समय के साथ अधिकांश किशोर परिवार के सदस्यों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने में सक्षम भी हो जाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो अपने परिवार के साथ अच्छे से रहते हैं और कुछ लोग ज़्यादा आज़ादी भी चाहते हैं। आगे है हमारा मूल संदेश। तो कह रहा है कि आप अपने माता पिता से संबंध सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। तो माता पिता से अपनी भावनाएं खुलकर साझा करिए। अपने मन की स्थिति को बेहतर करने के लिए स्वयं को पसंद के कार्य में व्यस्त रखिए, जैसे खेल कूद या आत्म कलाकार्य जैसे पेंटिंग हो गया, नृत्य, संगीत आदि में व्यस्त रखिए, ठीक है। अकेलापन महसूस न होने दीजिए। ज्ञानवर्धन किताबों को पढ़िए, व्यायाम एवं योग का अभ्यास करिए, प्रकृति में समय बिताइए, ठीक है। अब आगे देखेंगे,
आगे है किशोरावस्था के दौरान मित्रों और साथियों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। तो किशोरों के जीवन में मित्रों और साथियों के साथ संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस अवस्था में मित्रों के साथ संबंध संरचित हो जाते हैं। वे आपस में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जानकारी को भी साझा करते हैं और अपने मित्रों और साथियों से भरोसे और सहयोग की उम्मीदों को भी रखना शुरू कर देते हैं। आगे दिया है कि साथियों का दबाव, ठीक है। तो किशोर अपने साथियों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। वे अपने साथियों जैसे कपड़े पहनने, तैयार होने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का प्रयास करते हैं, जिस कारणवश अक्सर वह बहुत अधिक दबाव का अनुभव करते हैं। तो साथियों का दबाव सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव में साथ ही किशोरों को शैक्षिक तथा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में अध्ययन और भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं नकारात्मक प्रभाव में वे साथियों की स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए दबाव में आकर नशीली दवाओं, धूम्रपान, शराब आदि का सेवन और अपराध जैसे कार्यों में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस उम्र में काफ़ी सावधानी से दोस्ती वगैरह भी करना चाहिए और सावधानी से रहना चाहिए। अच्छे बुरे कर्मों का ध्यान रखकर ही किसी कार्य को करना चाहिए। आगे है किशोरावस्था के दौरान यौन स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है। यौन काल में हार्मोन के उत्पादन में वृद्धि के कारण किशोर समान या विपरीत लिंग के प्रति शारीरिक आकर्षक महसूस करते हैं। किशोरों के यौन व्यवहार को सामाजिक वातावरण भी प्रभावित कर सकता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों से यौन संबंधित विषयों पर चर्चा करने में संकोच करते हैं। किशोर यौन विषयों में अपनी बढ़ती जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अक्सर जो है अपने मित्रों, किताबों, पत्रिकाओं, टीवी या इंटरनेट पर भी निर्भर रहते हैं। तो इन माध्यमों से मिलने वाली अधूरी और गलत जानकारी किशोरों के लिए घातक साबित हो सकती है। बेहतर यही होता है कि यदि माँ बाप सारी जानकारी मोटे तौर पे अपने बच्चों को दे रहे हैं तो इससे बच्चे भ्रमित नहीं होते हैं और उन्हें एक सही मार्ग भी दिया जाता है। तो बच्चे जब किशोरावस्था में आए तो माता पिता को उनका सबसे अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहिए। आगे कह रहा है कि असुरक्षित यौन गतिविधियां यौन संचारित रोग जैसे एड्स, सिफिलिस या अवांछित गर्भधारण का कारण बन सकती है। उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए किशोरों से खुलकर बातचीत करना महत्वपूर्ण है, जिससे किशोर अपने यौन जीवन की जिम्मेदारी समझ पाएं और उसे उठा पाएं। ऐसे में आवश्यकता के है कि किशोर अपने माता पिता, टीचर या परिवार के किसी बड़े सदस्य से अपनी परेशानियां और जो भी उनके मन की इच्छा है, जिज्ञासा है, उसे बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ठीक है। ये चित्र में देखिए यौन स्वास्थ्य शिक्षा, यौन स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षित और सहायक वातावरण। अब आगे देखिए किशोरावस्था के दौरान सामान्य समस्याएं क्या हैं। तो किशोरावस्था के दौरान जो सामान्य समस्याएं हैं वो अपराध है, अवसाद है, मादक द्रव्यों का सेवन है, भोजन विकार है, ठीक है। अब आगे देखिए अपराध के बारे में। तो कई बार किशोर सहपाठियों में लोकप्रियता हासिल करने के लिए या साथियों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दबाव में आकर असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। किशोरों के आपराधिक व्यवहार में स्कूल से भाग जाना, छोटी आयु में शराब पीना या अन्य अपराध जैसे चोरी करना या बुलिंग शामिल है, ठीक है। यह अपराध आमतौर पर कम गंभीर होते हैं और किशोरावस्था के परिपक्व होने के साथ साथ कमजोर पड़ जाते हैं। आगे है मूल संदेश में कह रहा है कि साइबर बुलिंग क्या है। तो बुलिंग के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा आदतन दूसरे कमजोर व्यक्ति को डराना, धमकाना, धौंस जमाना, तंग करना जैसे व्यवहार शामिल है। बुलिंग केवल प्रत्यक्ष रूप तक ही सीमित नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी कि मोबाइल फ़ोन, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया, ईमेल आदि पर भी आम बात हो चुकी है, ठीक है।
पीड़ितों को धमकाने या शर्मिंदा करने के उद्देश्य से अपमानजनक या आहत करने वाले संदेशों का सहारा लेते हैं, उनके बारे में अफवाहें फैलाते हैं या सोशल मीडिया पर उनकी अतरंग या शर्मनाक तस्वीरें भी पोस्ट करते हैं। इस माध्यम से की गई बुलिंग का साइबर बुलिंग कहा जाता है। ठीक है, जो इस तरीके का कार्य करते हैं वही हमारा साइबर बुलिंग कहलाता है। अब आगे देखेंगे कि इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। तो देखिए सुझाव क्या है। अगर हमारे साथ या हमारे किसी जानकार के साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप ना रहें। तत्काल अपने शिक्षकों, माता पिता, अभिभावकों, विश्वसनीय वयस्क या पेशेवर व्यक्ति से तुरंत मदद लेना चाहिए, बताना चाहिए उन्हें। हमें इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम किसके साथ ऑनलाइन बातचीत संवाद करते हैं। जिन लोगों को आप नहीं जानते उन लोगों से ऑनलाइन मित्रता करने से बचिए। उनके साथ निजी जानकारी जैसे घर का पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ों को देने से बचना चाहिए। ठीक है, आगे है साइबर बुलिंग की समस्याओं से निवारण के लिए हमारे देश के कानून में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। यदि आप या आपके आसपास कोई साइबर बुलिंग से पीड़ित है तो नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साइबर बुलिंग एक दंडनीय अपराध है जिसके तहत दोषी को सजा और जुर्माना हो सकता है, दोनों होगा। देखिए नीचे ये वेबसाइट है https://www.cybercrime.government.in। ठीक है, इस पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे अवसाद क्या होता है। तो अपने जीवन में किशोर कभी न कभी उदासी, हताशा, निराशा और अप्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ऐसे व्यवहार और भावनात्मक लक्षण 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बने रहते हैं। यह आमतौर पर प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार अवसादग्रस्तता विकार का रूप ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में वे लगातार चिड़चिड़े रहते हैं, नींद आने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा हीन भावना से ग्रसित होते हैं। इस अवसाद की स्थिति में व्यक्ति को अपने परिवार, मित्रों, शिक्षकों आदि से बात करनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक से परामर्श भी लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए अवसाद के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अवसाद के लक्षण देखिए। कम ऊर्जा, शरीर में ऐसा लगेगा जैसे एनर्जी खत्म हो गई है। बहुत उदास या निराशा आप महसूस करेंगे। नकारात्मक विचार घेरे हुए रहेंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएंगे। खाने के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, नींद में कमी आ जाएगी। अब आगे है कि खेल और गतिविधियों में जो रुचि रहती है वो कम देखने को मिलेगी। एकाग्रता या निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाएगी, कठिनाइयाँ आने लगेंगी। ठीक है, अब आगे दिया है कि अवसाद से बचने के लिए क्या करें। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों का सलाह लें। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो आप अपने से बड़ों से या जो परामर्शदाता होते हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए और अच्छे पौष्टिक आहार लें। रुचि जिन कामों में आपको इंटरेस्ट है उन कामों को ही करिए और सकारात्मक सोच बनाकर रखिए। प्रकृति में समय को ज़्यादा बिताइए। ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़िए क्योंकि किताबों को पढ़ने से भी ये जो अवसाद होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, मानसिक तनाव होता है वो कम होता है। नियमित योग और व्यायाम करिए और नशीले पदार्थों को न कहिए। ठीक है, उसे ना करिए कि हमें अब इन सारी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। आगे है मादक द्रव्यों का सेवन। ठीक है, तो किशोरावस्था अन्वेषण और प्रयोग की अवस्था है। कई किशोर जिज्ञासावश या साथियों के दबाव में शराब, सिगरेट या नशीले पदार्थों के सेवन में लीन हो जाते हैं। इसके नियमित सेवन से किशोर के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। तो किशोरों में शराब और नशीले पदार्थों के सेवन से
कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो देखिए, माता का समर्थन और मार्गदर्शन में कमी मिलेगी, पारिवारिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी, माता पिता द्वारा नशीली दवाओं का सेवन, विद्यालय में खराब प्रदर्शन रहेगा, टूटा हुआ परिवार देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए कि मादक द्रव्यों का सेवन करने से क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर नशीली चीज़ों पीते हैं तो पीने से शारीरिक कमजोरी होगी, अनेक प्रकार की रोगों की वृद्धि हमारे शरीर में होने लगेगी, विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा, चिंता और अवसाद जो स्ट्रेस होता है वो भी बढ़ेगा, निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे, अस्थिर संबंध रहेगा आपका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और सामाजिक गतिविधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए, मूल संदेश में दिया है कि नशीले पदार्थों को ना कहें। ठीक है, तो कैसे? कई बार अवसाद की स्थिति में या अपने साथियों के दबाव में आकर आप शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने लग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप जो है ना कहने का साहस दिखाइए। ठीक है, कि हमें नहीं पीना है। यदि ना कहने में कठिनाई हो तो ऐसी जगहों से जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है वहाँ से आप दूर चले जाइए। ठीक है, अपने निश्चय पर डटे रहें और दबाव में न झुकें। किसी परामर्शदाता यानी काउंसलर की सलाह लें। मन को शांत करने के लिए योग, व्यायाम, सैर आदि भी करें। शराब और मादक पदार्थों यानी द्रव्यों के दुष्प्रभाव के बारे में जानें और अपने मित्रों के साथ ये जानकारी को साझा आप कर सकते हैं। ठीक है, और आगे दिया है कि किसी रुचिकर काम में मन लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, फालतू की चीज़ों से बेहतर है कि हमें जो अच्छा है, हमारा काम भी होगा, हमारा इंटरेस्ट भी उस काम में रहेगा। अब है भोजन विकार। ठीक है, तो भोजन विकार में देखिए, किशोर विशेषकर वह लड़कियां जो अपनी शारीरिक छवि से असंतुष्ट होती हैं अथवा ऐसे वातावरण में पली बढ़ी होती हैं जो दुबलेपन पर अधिक जोर देते हैं, उन्हें भोजन संबंधी विकार हो सकते हैं। फिल्म और फैशन जगत की कई हस्तियां हैं जो अपने शारीरिक आकार को बनाए रखने के लिए बनाए रखने के कारण खान पान संबंधी विकार से पीड़ित हुई हैं और जिनके परिणाम घातक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि क्या आप शारीरिक छवि सकारात्मक है? जो आपकी छवि है, जो शारीरिक छवि है वो सकारात्मक है? स्वयं से प्रश्न कीजिए और जानिए। ठीक है, कि क्या हम सकारात्मक हैं, अच्छे हैं? तो पहला दिया है कि क्या आप दैनिक कार्यों को करने में सुस्ती और ऊर्जा की कमी को महसूस करते हैं? क्या आप के बाल बेजान, त्वचा रूखी और नाखून पहले की अपेक्षा आसानी से टूट जाते हैं? क्या आप भोजन को देखकर खाएं या ना खाएं ऐसी असमंजस में पड़ते हैं? क्या आप चोरी छुपकर खाना खाते हैं? क्या आप भूख से अधिक खाते हैं, डाइट करते हैं या उपवास करते हैं? ठीक है, क्या आप अपने शरीर की बनावट से संतुष्ट हैं? क्या आप लगातार दूसरों की शारीरिक बनावट के साथ अपने शरीर की तुलना करते हैं? क्या आप अपने बढ़ते घटते हुए वजन के बारे में निरंतर सोचते हैं? क्या आपने अचानक अपने वजन में परिवर्तन अनुभव किए हैं? ठीक है, ये आपको सोचने के लिए दिया हुआ है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं। आगे है कि क्या आपने अचानक अपने वजन में परिवर्तन अनुभव किया है? क्या आप अत्यधिक व्यायाम करते हैं? अगर आपको लगता है कि इनमें से अधिकतर आपके लिए सच है तो आपको अपने विद्यालय के परामर्शदाता यानी काउंसलर से बात करनी चाहिए जो आपको अपने शरीर की सकारात्मक छवि बनाने और स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, बहुत खांसी आ रही है। आगे है सकारात्मक, आगे दिया हुआ है कि सकारात्मक शारीरिक छवि बनाने के उपाय भी दिया है। तो देखिए क्या है, अपने शरीर से प्यार करें और इसका सम्मान करिए। ठीक है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का निरंतर प्रयास करिए। प्रतिदिन योग व्यायाम
किया करिए, संतुलित आहार का सेवन करिए, जंक फूड जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से बचना चाहिए। अपने शरीर के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें, नकली विज्ञापनों, सोशल मीडिया के झांसा में न आइए, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बनावटी शारीरिक विशेषताओं से प्रभावित मत होइए। ठीक है। अब आगे दिया है केस स्टडी में कि टीना अपनी चचेरी बहन प्रेरणा के साथ बड़ी चंचलता से बातें करते हुए बताती है कि उसके चाचू उसके सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं। वह उसके साथ बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं और खेलते भी हैं। टीना बताती है कि उसके चाचा उसे बाथरूम में ले जाते हैं ताकि वहां उन्हें कोई भी ढूंढ ना पाए। चाचू मुझे ढेर सारी चॉकलेट देते हैं और मेरी फ्रॉक उठाकर सहलाते भी हैं। वह मुझे कहते हैं कि किसी को बताना मत, यह हमारा छोटा सा राज है। ठीक है। तो देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, जिसको पॉक्सो कहते हैं। ठीक है। तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के यौन शोषण तथा यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के इरादे से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट संसद द्वारा वर्ष 2012 में लाया गया था। सॉरी। यह बच्चों को यौन उत्पीड़न तथा यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है और ऐसे आपराधिक मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। पॉक्सो एक्ट के बारे में और जानकारी के लिए निम्न लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। ये नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो। आगे दिया है मूल संदेश में कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 ये सेवा नंबर है। यह आपातकालीन सेवा नंबर साल के 365 दिन तथा 24 घंटे निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। इसके माध्यम से न केवल बच्चों की आपातकालीन मदद की जाती है बल्कि आगे चलकर भी उनकी देखरेख की जाती है। जरूरत पड़ने पर पुनर्वास केंद्र से भी उन्हें जोड़ा जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए कि हमने इस लेसन से क्या सीखा। तो डियर स्टूडेंट, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के माध्यम की वह अवस्था है जिसमें तेजी से शारीरिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक और भावात्मक परिपक्वता और नई यौन रुचियां शामिल होती हैं। वयः संधि के दौरान किशोरों में प्राथमिक और माध्यमिक यौन लक्षणों का विकास होता है। किशोरावस्था में मित्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। किशोर अपने साथियों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दबाव में आकर अक्सर नकारात्मक गतिविधियों के भागीदार बन जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान किशोरों में विभिन्न समस्याएं जैसे भोजन विकार, अवसाद, आपराधिक प्रवृत्तियां, मादक द्रव्यों का सेवन आदि होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस लेसन में इतनी सारी चीज़ों को कवर किया है और हमारा क्लास 8 होम साइंस का समाप्त हो गया। इसमें 9 लेसन ही था। ठीक है। अब हम कल से देखेंगे क्लास 9 का NCERT बुक होम साइंस की, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।